हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एटीज़। आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 7th की बुक स्टार्ट हो गई है, पॉलिटी की। तो जिसका आज हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। इसका नाम है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमने लास्ट जो अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट की है, तो उसमें आपने देखा होगा, और जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू करिए, सो दैट आप एक अच्छा रिलेट कर पाएंगे मुझसे। कि हमने उसमें बहुत बार इक्वलिटी की बात करी है, और डेमोक्रेसी की भी हमने उस पर बात करी है, और डाइवर्सिटी की भी बात करी है। तो इक्वलिटी हमारे यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, और किस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, उसमें किस तरीके से ये चीज़ हम देखते हैं और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब इस चैप्टर में हम समझेंगे। कि हम इस इक्वलिटी का रोल क्या है, इक्वलिटी क्यों होनी चाहिए, कि क्या इक्वलिटी होने से क्या फ़र्क पड़ता है, इक्वलिटी होने से हमें कितनी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो इक्वलिटी है वो रिकॉग्नाइज़ करता है। वो कहता है कि जो इंडियन सिटीज़न है, सभी इंडियन सिटीज़न बराबर हैं, इक्वल है, इर्रिस्पेक्टिव, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे उसकी कास्ट के किसी भी कोई भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ट्राइब का हो, और कोई भी उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, चाहे वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा हो, चाहे वो पुअर है, ठीक है, चाहे वो रिच है, कुछ भी है, तो क्या है, अगर वो इन सब किसी भी चीज़ से बिलोंग करता है तो वो फिर भी क्या होगा, इक्वल माना जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसके साथ किसी और तरीके से बिहेव किया जाएगा, अमीर है तो किसी और तरीके से बिहेव किया जाएगा, नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि दिस इज़ नॉट टू से दैट इक्वालिटी सीज टू बी एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि अगर हम इन सबको कहते हैं तो इक्वालिटी अब आ गई है या इनइक्वालिटी नहीं है, नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अभी भी इनइक्वालिटी को हम अपने आसपास देखते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविज़न रखे हैं। जैसे कि इसमें 4 प्रोविज़न दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम उसमें देखेंगे कि पहला है कि दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। जो लॉ है हमारा, जो हमारा कानून है, ठीक है, लॉ के आगे, जो हमारे कानून के आगे सभी लोग बराबर हैं। हर पर्सन क्या है, बराबर है, कोई किसी तरीके का उसमें भेदभाव नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि जैसे इसमें एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, प्लीज़ इसको ना ध्यान से पढ़िए एक बार, क्योंकि हर एक वर्ड का अपना ही एक अलग मतलब है इसमें। और स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस होती है ना, उसको तो बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि हर एक वर्ड से पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा। तो अगर इसमें कहा गया कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, इट मीन्स दैट कि चाहे कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, या फिर कोई भी एक वर्कर है, तो आप ये हायरार्की देख रहे हो कि ये सबसे जो ऊपर की सबसे जो टॉप पे जो होते हैं हमारे, वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन बोला जाता है ना इन्हें। तो जो पहले पर्सन से लेकर जो हमारा लास्ट तक की जो हायरार्की आती है, उसमें सभी जो प्रेसिडेंट से लेकर वर्कर तक के कोई भी एक नॉमिनल इंसान है, कुछ भी है, तो वो क्या है, वो लॉ के सामने सबको ही बराबर माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा है कि किसी भी पर्सन को, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, चाहे वो गोरा है चाहे वो काला है, रिलीजन चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, वट एवर इज़ रिलीजन, जो कास्ट है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ है, चाहे वो साउथ में पैदा हुआ है, चाहे वो नॉर्थ में पैदा हुआ है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ है, चाहे वो हमारे वेस्ट में पैदा हुआ है, कहीं भी पैदा हुआ है, तो और चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है,
तो ये क्या है, किसी के भी चीज़ के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम भेदभाव नहीं करेंगे। एवरी पर्सन, जो हमारा अब तीसरा पॉइंट आता है उसमें आता है कि जो हर एक पर्सन जो है वो एक्सेस कर सकता है क्या, कि टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स। ऐसा तो नहीं है ना किसी एक मार्केट के लिए सिर्फ इसमें इतने ही लोग जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं जा सकते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जो हर एक पर्सन है वो सभी चीज़ को एक्सेस कर सकता है, हर चीज़ यूज़ कर सकता है, चाहे वो पीने का पानी हो, ठीक है, रोड हो, बाथिंग घाट्स हो, कुछ भी हो। और सबसे बड़ी जो इसमें मेन हम पॉइंट देखते हैं, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। जो हमारा अनटचेबिलिटी है वो क्या हो चुका है, अब अबॉलिश हो चुका है। जो जैसे पहले बोलते थे ना, छुआछूत बोलते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, आप इसको, जैसे हम किसी को छू नहीं सकते, इस तरीके से भी कुछ होता था पहले। तो अब ये चीज़ क्या हो चुकी है, बिल्कुल बैन हो चुकी है, अब अबॉलिश हो चुकी है ये। तो अब इसमें हम आगे कहा गया है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो मेंशन कर दिया है कि अब ये सब चीज़ें प्रोविज़न है हमारे यहाँ पे, लेकिन सरकार इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करती है, अपने कैसे देखती है। तो सरकार ने भी अपने कुछ क्या कहते हैं, अपने प्रोविज़न्स बनाए हुए हैं, कैसे वो इम्प्लीमेंट करेगी, कैसे करेगी। पहला, थ्रू लॉज, कानून बना के वो करेगी, ठीक है, लॉ के द्वारा करेगी। और दूसरा, जैसे बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, तो सरकार ये तो कहती नहीं है कि ये सिर्फ इसी के लिए है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, या सिर्फ इसी के लिए, एक मेल के लिए, या ये फीमेल यूज़ नहीं करेंगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो जो देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो गवर्नमेंट भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। बहुत टाइम से इनके साथ इनइक्वालिटी होती आई है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, भेदभाव होता आया है, तो उनके लिए भी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी स्कीम्स लेती आई है, सो दैट कि जो उनकी उस कम्युनिटी की और इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके, and to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past। जो इन सब को, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो पहले वुमेन काम नहीं कर सकती थी, अब उनको अलाउड किया, उनके साथ कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब इसमें ना, जैसे मैंने भी आपको बताया कि गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करती है, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है मिड डे मील स्कीम। आपने बहुत अपने आसपास सुना भी होगा, आप किसी भी जगह से अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो अपने आसपास में आपने बहुत सुना होगा कि गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें क्या चलाया है, मिड डे मील स्कीम चलाई है। अब मिड डे मील स्कीम एक्चुअली होती क्या है कि इसमें होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो एलिमेंट्री स्कूल में जितने बच्चे होते हैं ना, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो स्कूल्स होते हैं उनमें जो उन्हें एक टाइम का खाना प्रोवाइड किया जाएगा, लंच प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ये एक तरीके का सॉल्यूशन है। तो ये सब मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताती रहूँगी। तो सबसे पहले जो स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था वो किया था तमिलनाडु ने। किसने किया था? तमिलनाडु ने। तो उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जितनी भी हमारे स्टेट्स हैं, उन सबको कहा था कि वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें अपने अपने स्कूल्स में। और इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिले कि जैसे जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, रेगुलर हो गए, कि बच्चे अब डेली स्कूल आने लगे हैं और उनकी अटेंडेंस बढ़ गई है। तो पहले क्या होता था, टीचर्स कंप्लेन करती थी कि जो बच्चे हैं वो घर वापस चले जाते हैं लंच करने और वापस नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास खाना ही नहीं होता था खाने के लिए। तो इसीलिए क्या होता था, वो स्कूल भी नहीं आ पाते हैं। ऐसा नहीं है
कि देखो जब तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा, फूड नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारी अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई, रेगुलर बच्चा आने लगा उस। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो कास्ट के लिए हमने देखा था ना कि इस कास्ट का बच्चे को मिलेगा, ये स्कीम ऐसी नहीं है कि पर्टिकुलर इस कास्ट को मिलेगी, इस कास्ट को नहीं मिलेगी, मेल को मिलेगी, फीमेल को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए इक्वल है। दिस मिड डे मील प्रोग्राम हेल्प्स टू रिड्यूस हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स। जितनी बच्चों की, जो छोटे बच्चे भूखे आते हैं अपने घर से, उन्हें खाना भी नसीब नहीं है कि वो एक वक्त का अच्छा खाना खा सकें, तो वो पढ़ाई में क्या ही ध्यान देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि जो बच्चे हैं उन्हें एटलीस्ट एक वक्त का खाना मिले, ताकि वो अपने फ्यूचर में बहुत अच्छे, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, अच्छी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। इसी तरीके से ये सब इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए भी किया गया है, अटेंडेंस इम्प्रूव हो जाए। और ये क्या है कि देयर आर सेवरल स्कूल्स इन आवर कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। आज भी बहुत सारे स्कूल्स में ये चीज़ देखी गई है कि जो दलित बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। उन्हें जो बच्चे होते हैं, दे आर फोर्स्ड टू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे कि आप किसी दलित बच्चे के साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप वो किसी भी कम्युनिटी से आ रहा है, किसी भी रिलीजन से आ रहा है, तो स्कूल्स में स्पेशली इस चीज़ का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने स्कीम्स बना दी हैं या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस आ गए हैं तो इस चीज़ से हमारी इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली ये सब चीज़ें क्या होता है, ये सब स्लोली चेंज आता है हमारे यहाँ पे। जो हमारा माइंडसेट है उसको चेंज होने में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। ठीक है, तो जो लोग हैं वो अब भी जो इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी स्पेशली, और इकोनॉमिक स्टेटस की कौन गरीब है, कोई पुअर है, कोई रिच है, तो और इसीलिए और इस पे वुमेन को आज भी इनइक्वल ट्रीट किया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर वुमेन। इट इज़ नॉट ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing inequality in a democratic society is a continuous struggle. ये struggle continue चलता आ रहा है from the past to the present. ये आज भी हम इस चीज़ के लिए struggle कर रहे हैं, and one in which individuals as well as various communities in India contribute, and you will read more about in this book. आप देखेंगे इस बुक में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये आगे आने वाले जो हम चैप्टर्स कवर करेंगे उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। तो आप इस प्लेलिस्ट के साथ जो ये सीरीज़ हमने बनाई है इसके साथ बने रहिएगा। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको और भी इसमें डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अच्छा, ऐसा होता है कि सिर्फ इंडिया में ही इनइक्वालिटी है, कि सिर्फ इंडिया में ही लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं कि कोई किसी कास्ट छोटी है, किसी का रिलीजन अलग है, कोई मेल है, कोई फीमेल है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो इंडिया ही एक ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ पे इनइक्वालिटी होती है। The truth is that many democratic countries around the world, the issue of inequality continues to be the key of the issue around which communities struggle. बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे आज भी इनइक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें देखा जाता है कि जितने जो अफ्रीकन अमेरिकन एंसेस्टर्स हैं ना, जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या थे, वो स्लेव थे। स्लेव क्या मतलब समझते हैं कि आप, वो क्या थे, गुलाम थे। तो उनमें देखा जाता है कि वो कितना उनके साथ अनइक्वल ट्रीट किया गया, उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दे ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वली थ्रू लॉ। उन्हें लॉ के द्वारा भी इक्वल का
प्रोविज़न नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक of the bus and get up from the seat whenever a white person wished to sit। जब भी कोई वहाँ पे ब्लैक और वाइट का आपने देखा होगा, आज भी बहुत ज़्यादा उसमें डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा है, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी कहीं कहीं। तो जब गोरे लोग आते हैं तो जो उन्हें खड़ा होना पड़ जाता है, जो बैठे हुए लोग होते हैं, क्योंकि जो वाइट पर्सन है वो बैठना चाहते हैं। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल इसमें दिया गया, एक रोज़ा पार्क्स करके एक अमेरिकन अफ्रीकन वुमेन है जिन्होंने इस चीज़ को ब्रेक किया, इस जो ये उनका जो राइट था उसके लिए आवाज़ उठाई कि जब उन्होंने किसी वाइट मैन ने उन्हें बोला कि आप उठिए और मुझे बैठना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड and which came to be known as civil rights movement। तो आप इसको ध्यान से देखिए, तो इसको किस चीज़ का नाम दिया गया, सिविल राइट मूवमेंट। जो उसने अपने राइट के लिए आवाज़ उठाई कि उसने उसको सीट देने से मना कर दिया, तो इसको इस मूवमेंट को नाम दिया गया है सिविल राइट मूवमेंट। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशन ओरिजिन। उसके बाद ये एक एक्ट बन गया 1964 में, जिसके बाद से किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशन ओरिजिन। किसी भी आप कहीं भी पैदा हुए तो उससे आप भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। तो इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल द स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नॉट बी नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम। कि जो पहले क्या होता था कि अमेरिकन अफ्रीकन लोगों के बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाए जाते थे, लेकिन अब उनके साथ इस तरीके का भेदभाव भी नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि देखो इतना इंडिया में भी आपने एग्जाम्पल्स बहुत सारे अपने यहाँ देखने को मिलते हैं कि, और अब यूएसए में भी हमने एक एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे। तो इसके चैलेंजेस क्या हैं हमारे डेमोक्रेसी के। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी जो कंट्री है वो पूरी तरह डेमोक्रेटिक हम डिस्क्राइब उसको नहीं कर सकते। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़। Central to this is the struggle for the recognition of all the person as equal and for their dignity to be maintained। आप इसमें हमारे डेमोक्रेसी में देखा जाता है कि हम आज भी इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ कानून बना देना ही हमारा मेन मकसद नहीं है, कानून को इम्प्लीमेंट करना और हमारी मेंटालिटी को चेंज करना, इट्स द की टू सक्सेस। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें आप ये देखेंगे इस चैप्टर में एक ये आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 15। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है कि इसमें जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है। एक्चुअली द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, जो स्टेट है वो किसी भी सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, place of birth or any kind of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। किसी भी सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के लिए फ्री है, किसी भी शॉप को एक्सेस कर सकता है, वो किसी भी होटल में जा सकता है और किसी भी पब्लिक प्लेस पे भी वो जा सकता है। यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, स्पेशली एक एक वर्ड इसमें, कि किसी भी तरीके का भेदभाव किसी भी सिटीज़न के साथ नहीं किया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 2 फॉर क्लास 6 पॉलिटी NCERT। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।